हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। और अब जो अपनी ज्योग्राफी का एग्जाम जो होना है ना, उसके लिए हम एक बार चैप्टर वाइज भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो देख लेते हैं। तो ये जो पहला चैप्टर है अपना, उस पहले चैप्टर में से अपने टोटल 3 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 3 नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, उसमें एक तो आएगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, एक अति लघुतरात्मक और एक लघुतरात्मक। ये 3 प्रश्न आएंगे। तो इसी टाइप से 3 प्रश्नों का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में हम अभ्यास करने जा रहे हैं। दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को पूरा देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, एक एक करके सारे इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा सा मैं इसे जूम कर लेता हूं, इसको बड़ा सा कर लेता हूं और फिर अपन एक एक करके सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखो पहला प्रश्न आपके सामने है कि निश्चयवाद संकल्पना किसने दी थी। ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पक्के छपेंगे। जैसे इंग्लिश में याद करो, हमने नोटिस किया था, हमने जो टॉपिक जो क्वेश्चंस किए थे ना वो सारे के सारे एग्जाम में आए थे। तो इंग्लिश, ये जो ज्योग्राफी है उसमें हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए लाया हूं। तो बच्चों, नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी हमने तैयार किया है, आपको आंसर बताना है कि हु हैज प्रोपाउंडेड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटर्मिनिज्म। तो बच्चों राइट आंसर आएगा यहाँ पे ग्रिफिथ टेलर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दूसरा प्रश्न। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। तो आंसर आपको यहाँ पे देखो लिखना है कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण एवं मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इंग्लिश मीडियम में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज स्टडीड इन ह्यूमन ज्योग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो आंसर आप लोग लिखेंगे कि इन ह्यूमन ज्योग्राफी द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एनवायरमेंट and the human generated socio-cultural environment are studied। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तीसरा प्रश्न है, बहुत कम समय में हम फटाफट से जो है एक बार कंप्लीट रिवीजन करने की कोशिश करेंगे और जो हमारे पास बचे हैं 2 दिन, उसमें हम पूरा इसको पढ़ लेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या लिखा हुआ है कि भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो आंसर लिखेंगे कि भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व है भू आकृति, जलवायु, मृदाएं, जल, प्राकृतिक वनस्पति आदि। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका आंसर प्रश्न क्या है कि व्हाट आर द मेन एलिमेंट्स ऑफ द फिजिकल एनवायरमेंट। तो आपको आंसर लिखना है कि द मेन एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरमेंट्स आर फॉलोज। क्या? लैंडफॉर्म, क्लाइमेट, सोइल्स, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इस तरीके से हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आइए कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न है कि मानव का प्राकृतिकरण क्या है। तो देखो मानव का प्राकृतिकरण बच्चों कि मानव के द्वारा प्रकृति के आदेशों के अनुसार अपने आप को ढालना मानव का प्राकृतिकरण कहलाता है। मनुष्य प्रकृति के जो आदेश रहेंगे उसके अनुसार अपने आप को, जो परिस्थितियां रहेगी उसके अनुसार अपने आप को ढाल देगा। इंग्लिश में है कि व्हाट इज नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन। तो आंसर लिखना है कि मैन माउल्ड्स हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ नेचर इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न देखो लिखा हुआ है कि पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक बताइए। तो पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक बच्चों आपको बताना है, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। ये पृथ्वी के 2 प्रमुख घटक हैं। इंग्लिश में लिखेंगे कि नेम द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द अर्थ। तो आप लिखेंगे कि फिजिकल एनवायरमेंट एंड कल्चरल एनवायरमेंट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है छठा प्रश्न है कि क्या प्रकृति और मानव के मध्य द्वैतता है। तो हम कहेंगे नहीं, प्रकृति और मानव के मध्य द्वैतता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों अविभाज्य हैं, दोनों अलग अलग नहीं है, उन्हें समग्रता के साथ देखा जाना चाहिए। आंसर इंग्लिश में क्वेश्चन देखो लिखा है कि इज देयर अ वैलिड ड्युअलिटी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस। तो हम लिखेंगे देयर इज नो वैलिड ड्युअलिटी बिटवीन नेचर एंड ह्यूमंस बिकॉज both nature and humans are inseparable and they should be seen as a whole। उन्हें हमें समग्रता में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अगला 7वां प्रश्न क्या है कि लिविंगस्टोन एंड रोजर्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए।
तो आंसर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग परिभाषा है, बहुत माइनर जो है वो डिफरेंट रहता है, कम से जो विशेष करके जो शब्द होते हैं उन कीवर्ड्स को आपको पकड़ना है। तो अगर हम लिविंग स्टोन की बात करें, लिविंग स्टोन यानी जिंदा पत्थर, है ना, एंड रोजर्स के अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल भौतिक अब्लिक प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के मध्य संबंधों, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारणों एवं विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो ये 7वां जो प्रश्न है, इस 7वें को इंग्लिश में हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों आंसर कि पहले तो क्वेश्चन है कि राइट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी अकॉर्डिंग ऑफ लिविंगस्टोन एंड रॉजर्स। तो इन लिविंगस्टोन और रॉजर्स दोनों ने क्या परिभाषा दी है कि अकॉर्डिंग टू दिस, आप उनका नाम लिखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द किसको, एक तो यह है फिजिकल और नेचुरल एंड ह्यूमन वर्ल्ड, the spatial distribution of human phenomenon and the reasons for their occurrence and social and economic differences in different parts of the world। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं फटाफट से आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर मतलब बता रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, इसलिए आप लोग इस क्लास को कंप्लीटली देख लीजिएगा, जो इंपोर्टेंट है वो बता रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है, रेडजेल के द्वारा दी गई मानव भूगोल की परिभाषा पर किस बात पर जोर दिया गया है। तो रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा में बच्चों, रेडजेल द्वारा प्रस्तुत मानव भूगोल की परिभाषा में संश्लेषण पर अधिक जोर दिया है, सिंथेसिस पर जोर दिया है। तो आंसर क्या है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एम्फेसाइज्ड इन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी गिवन बाय रेडजेल। तो रेडजेल ने जो परिभाषा दी है इसमें किस बात पर जोर दिया है, आंसर आप लिखेंगे कि इन द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी प्रेजेंटेड बाय रेडजेल मोर एम्फेसाइज्ड हैज बीन गिवन ऑन सिंथेसिस, संश्लेषण, सिंथेसिस पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो 9वां प्रश्न है, 9वां प्रश्न है कि 1970 के दशक में कौन कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ था। तो 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय हुआ था। तो इंग्लिश में है क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है कि विच आइडियोलॉजीज इमर्ज्ड इन द 1970s। तो आप लिखेंगे ह्यूमनिस्ट, फंडामेंटलिस्ट एंड बिहेवियरल आइडियोलॉजीज इमर्ज्ड इन 1970s। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 10वां प्रश्न क्या है कि सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्वों के नाम लिखिए। तो बच्चों लिखेंगे सांस्कृतिक वातावरण के प्रमुख तत्व निम्न है, क्या है, गृह, गांव, नगर, सड़कें, उद्योग, खेत, पत्तन, रेल, आकाश जाल आदि आदि। इंग्लिश में है कि राइट द नेम्स ऑफ द मेन एलिमेंट्स ऑफ कल्चरल एनवायरमेंट। तो हम लिखेंगे द मेन एलिमेंट्स ऑफ द पोस्ट कल्चरल एनवायरमेंट आर हाउसेज, विलेजेस, सिटीज, रोड्स, इंडस्ट्रीज, फार्म्स, पोर्ट्स, रेलवेज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 11वां है, 11वां प्रश्न है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है। ढंग से लिखना, सोचना, समझना अच्छी तरह से, और फिर आंसर लिखना कि मानव शक्तियों की अपेक्षा प्राकृतिक शक्तियों की प्रधानता को स्वीकार करने वाली विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा जाता है। इंग्लिश में आप लिखेंगे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। तो आंसर लिखना है कि द आइडियोलॉजी दैट एक्सेप्ट्स द प्राइमेसी ऑफ नेचुरल फोर्सेज ओवर ह्यूमन फोर्सेज इज कॉल्ड एनवायरमेंटल डिटर्मिनेशन। मानवीय क्रियाओं पर प्राकृतिक क्रियाओं को ज्यादा जोर यहाँ पे दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 20वां कि मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा को स्पष्ट कीजिए। हमने एक भी विचारधारा को नहीं छोड़ा है, सारी विचारधारा हमने लेने की कोशिश की है, हर परिभाषा को हमने शामिल करने की कोशिश की है, हर एस्पेक्ट को इस चैप्टर के हमने इसमें शामिल करने की कोशिश की है। और जो 3 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, चाहे इससे अगर छोटा प्रश्न बहुविकल्पात्मक भी आवे तो वो भी हमारा कवर हो जाएगा, चाहे लघुतरात्मक आवे तब भी, और अति लघुतरात्मक आवे तब भी हमारे सारे क्वेश्चंस जो है वो हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो 2 दिन जो हमारे पास बचे हैं ना, 2 दिन में हम कंप्लीटली सारे चैप्टर्स की अभ्यास कर लेंगे एक बार क्वेश्चंस का, ताकि जिस टाइप से पूछे जाएंगे उस टाइप से। और हमारा जो मैप वाला क्वेश्चन आने वाला है ना, उसका भी मैं एक क्लास आपके लिए ला रहा हूं, तो कंप्लीटली आपको आपकी स्टडी जो हो जाएगी। तो बच्चों नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आमूलवादी विचारधारा में निर्धनता के
कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। अब कई बार यहां से छोटा प्रश्न बनता है कि मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किस विचारधारा में हुआ है, तो वो आमूलवादी विचारधारा में हुआ है। तो अब यहां पे आमूलवादी विचारधारा में मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग क्यों हुआ है, क्योंकि निर्धनता के कारण जो बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करनी होती है उसके लिए कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेन द फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। तो हम लिखेंगे कि इन रेडिकल आइडियोलॉजी मार्क्स थ्योरी वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द बॉन्डेज एंड सोशल इनइक्वालिटी ड्यू टू पॉवर्टी। गरीबी के कारण जो ये असमानता और गरीबी के कारण जो बंधन था उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसकी व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13वां लिखा हुआ है, आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। तो आर्थिक भूगोल के उपक्षेत्र लिखेंगे संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, पर्यटन भूगोल, विपणन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का भूगोल। इसी को हम इंग्लिश में अगर प्रश्न बनता है कि राइट द नेम्स ऑफ द सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो हम आंसर लिखेंगे द सब फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी आर रिसोर्स ज्योग्राफी, देखो रिसोर्स ज्योग्राफी, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी, इंडस्ट्री ज्योग्राफी, टूरिज्म ज्योग्राफी, मार्केटिंग ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है, ध्यान रखना ये जो फर्स्ट चैप्टर में टोटल हमने 21 प्रश्न लिए है ना, तो आपका अगर फर्स्ट चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेगा 3 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, वो इससे बाहर तो एक भी नहीं जाएगा। अब नेक्स्ट हमारा 14वां प्रश्न देखो, 14वां प्रश्न है कि संभववाद क्या है। तो बच्चों ये है कि प्रकृति प्रदत्त अवसरों के अनुसार मानव के द्वारा अपनी छांट से संभावनाओं का प्रयोग करते हुए प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ना ही संभववाद है। प्रकृति हमें जो अवसर प्रदान करती है उसका हमें भरपूर उपयोग करते हुए जो है वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ देनी है, वो संभववाद है। व्हाट इज पॉसिबिलिज्म, तो आंसर लिखना है कि पॉसिबिलिज्म इज द ह्यूमन बीइंग्स एबिलिटी, क्या करना कि मनुष्य की योग्यता किस बात की, टू लीव हिज मार्क ऑन नेचर बाय यूजिंग पॉसिबिलिटीज एज पर द अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइडेड बाय नेचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो, अगला प्रश्न है बच्चों कि नव निश्चयवाद की धारणा किसने प्रस्तुत की। तो हम लिखेंगे नव निश्चयवाद की धारणा ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। पहला क्वेश्चन भी हमने किया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं और इस टाइप के अति लघुत्रात्मक में भी आ सकते हैं। रिक्त स्थान में पहले चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इंग्लिश में क्या लिखा है, हु प्रेजेंटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म। तो आप लिखेंगे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यू डिटरमिनिज्म वाज प्रेजेंटेड बाय ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम बताइए। तो मानव भूगोल के 6 प्रमुख उपागम बच्चों आप लिखेंगे अन्वेषण और वितरण, प्रादेशिक विश्लेषण, क्षेत्रीय विभेदन, स्थानिक संगठन, मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय, और फिर है उत्तर आधुनिकतावाद। इसी को इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो लिखेंगे, इंग्लिश में देखो क्वेश्चन क्या है कि नेम द 6 मेजर अप्रोचेस टू ह्यूमन ज्योग्राफी। तो आप यहां पे लिखेंगे द फॉलोइंग आर द 6 मेजर अप्रोचेस टू पोस्ट ह्यूमन ज्योग्राफी। और लिखना है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, रीजनल एनालिसिस, रीजनल डिफरेंशिएशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, राइज ऑफ ह्यूमनिस्ट, फंडामेंटलिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट आइडियोलॉजी एंड पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये है हमारे बच्चों, ये इसके अलग अलग पार्ट। अब देखो नेक्स्ट क्या है, 17वां क्वेश्चन क्या है कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि भौतिक भूगोल में वस्तुतः भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अब जबकि मानव भूगोल जो है उसमें भौतिक या प्राकृतिक एवं मानवीय जगत के बीच में जो संबंध है, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण और उनके घटित होने के कारण और विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक भिन्नताओं का अध्ययन जो है वो किया जाता है। इसको इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इंग्लिश में, जो है वो आप इसे पढ़ लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके रोक करके पढ़ लीजिए। आगे देखो नेक्स्ट 18वां प्रश्न है कि मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में हुआ है। तो देखो मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग 1950 के दशक में से अंत से लेकर के 1960 के दशक के अंत तक किया गया था। मैंने जो 50 से 60 का जो दशक है उसमें किया गया है। इसी को इंग्लिश में हमने इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ, आप लोग पढ़ लीजिए जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं। 19वां क्वेश्चन है 1970 के दशक में मानव भूगोल की किन किन विचारधाराओं का उदय हुआ। देखो अलग अलग जो विचारधाराएं अलग अलग समय में उदय हुई थी, तो यहाँ पे 70 वाले दशक में पूछा है, तो आप लिखेंगे
देखेंगे मानवतावादी, आमूलवादी और व्यवहारवादी विचारधाराओं का उदय 1970 के दशक में हुआ था। अब देखो 20वां प्रश्न क्या है कि मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा क्या है, अथवा इसी प्रश्न को दूसरे रूप में ऐसे पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या तात्पर्य है। तो आंसर आपको लिखना है बच्चों कि मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध प्रमुख रूप से मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है ना, मनुष्य पर जोर देता है, मनुष्य के कल्याण पर, मनुष्य के विकास पर जोर देता है। इसमें आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे पक्षों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इसे हम मानवतावादी विचारधारा या फिर इसे हम कल्याणपरक विचारधारा कहते हैं। इंग्लिश में भी यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 21वां क्या कहता है कि मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में किस सिद्धांत का प्रयोग किया गया है, या फिर मानव भूगोल की रेडिकल विचारधारा में किस विद्वान के सिद्धांत का प्रयोग किया गया है। पहले भी हमने इस क्वेश्चन को किया है कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत का प्रयोग इसमें किया गया है और क्यों किया गया उसको भी एक्सप्लेन किया है कि मानव भूगोल की आमूलवादी विचारधारा में निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या करने के लिए मार्क्स के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। ठीक है, इंग्लिश में यहाँ पे देखो जो है वो लिखा हुआ क्लियरली, इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। 22वां एक और क्वेश्चन है, वो क्या है कि मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा किन किन तथ्यों पर बल देती है। तो मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा बच्चों प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानवीय जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संपर्कों के दिक्काल बोध पर अधिक जोर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से देखो आज के इस क्लास में बच्चों हमने चैप्टर फर्स्ट जो है अपना चैप्टर फर्स्ट के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट बनते थे वो लिए हैं। नेक्स्ट हमारी जो क्लास आएगी उसमें हम सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और पूरे जो 8 चैप्टर है उसका फर्स्ट बुक का और उसी तरीके से सेकंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का जस्ट 2 दिन में कंप्लीट अभ्यास करा देंगे और जो ब्लूप्रिंट के हिसाब से जैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी टाइप से, इसीलिए आपका सारा कोर्स इसमें से मिल जाएगा। बाहर से कुछ भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपने क्लास को पूरा देखा है और अभी तक अगर आप क्लास को देखते आए हैं तो निश्चित रूप से आप अपने एग्जाम के प्रति बहुत सीरियस है, गंभीर होकर के आप लोग तैयारी कर रहे हैं और मैं जो है आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित रूप से आपके टोटल 56 में से 56 नंबर जो है ना आप पूरे में से पूरे नंबर लाएंगे। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।